और इलेक्शन ब्रेकिंग के बाद अब हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे अपने साथी अबू हुरैरा का, जो मौजूद हैं मैजिक वॉल के साथ। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। जाहिर सी बात है कि अब 2 घंटे का तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त पोलिंग में और बचा है, आखिर के 2-2.5 घंटे, और ऐसे में देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि वोटिंग परसेंटेज में कितना इजाफा आखिर के 2-2.5 घंटे में होगा, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन क्योंकि मैजिक वॉल के जरिए हम आपको पिछले कुछ फिगर बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक नज़र विशाल हम डाल लेते हैं कि कौन कौन से बड़े फैक्टर थे, बड़े इशूज़ थे जिन पर 2015 का चुनाव लड़ा गया था। अगर उन्हीं फैक्टर की हम बात करें तो उनमें से कुछ फैक्टर की अगर हम बात करें तो उनमें से एक मुस्लिम फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा से अगर हम बात करें तो पूर्वांचल इन्फ्लुएंस जो है, पूर्वांचल के लोगों का असर कितना ज़्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहले इसी पर हम विशाल एक तरह से नज़र डाल लेते हैं कि पूर्वांचल का जो फैक्टर है कितना अहम हो जाता है। विशाल, इस मैजिक वॉल के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा दिल्ली का नक्शा है और इसमें से जितना रेड कलर है ये वो सीट्स हैं जहां पर, ये वो असेंबली हलके हैं जहां पर पूर्वांचल के लोगों का सीधा सीधा असर होता है। आम आदमी पार्टी की अगर हम 2015 में बात करें तो 24 सीटें आई थी 25 में से, जहां पर पूर्वांचल के लोगों का असर था। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में एक सीट गई थी, वो सीट जहां पर पूर्वांचल के लोगों का असर था। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूर्वांचल का जहां पर असर है, पूर्वांचल के लोग जहां पर ज्यादा एक तरह से रहते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। क्या ये फैक्टर इस बार भी इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना विशाल बहुत अहम हो जाएगा कि क्या ये फैक्टर 2020 में भी आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और एक और बहुत अहम फैक्टर मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली के बारे में विशाल ये कहा जाता है कि 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30 से 40% जो आबादी है, जो वोट शेयर है वो मुसलमानों का है। 10 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम वोटर्स अपने दम पर एक तरह से जीत सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम मुस्लिम फैक्टर की बात करते हैं तो मुस्लिम जहां पर 30% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, उस फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहा था, किसका फ़ायदा हुआ था, किस पार्टी का। तो आप देख सकते हैं कि इस नक्शे पर जहां जहां पर ये रेड कलर है, यहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है और यहां पर मुस्लिम आबादी का एक तरह से दबदबा रहता है। तो 2015 में हम देखते हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी विशाल ज़्यादा थी, वहां पर 9 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। 10 में से 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और एक सीट बीजेपी इत्तेहाद के खाते में गई थी। यानी कुल मिलाकर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर आम आदमी पार्टी को 2015 में बड़ा फायदा हुआ था। क्या ये फैक्टर इस बार भी काम करेगा? मतलब ये आम आदमी पार्टी 2015 में कांग्रेस की सीटों पर एक तरह से कब्जा जमा लिया था। बिल्कुल, हाँ, दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की रिवायती एक तरह से सीटें थी या हलके थे, वहां पर भी एक तरह से सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने की थी। लेकिन क्या 2020 में यही तस्वीर रहेगी या इसमें कुछ बदलाव होता है? अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठाएगी? क्योंकि ये 10 ऐसी सीटें विशाल हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जो है अगर बढ़ता है तो क्या उसका फायदा बीजेपी को होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। वैसे फैक्टर तो बहुत हैं विशाल, लेकिन ये 2 ऐसे फैक्टर थे जिन पर बात करनी जरूरी थी। बहुत शुक्रिया आपने तफसील से ये डेटा देने के लिए अबू हुरैरा। और हमारे साथ मेहमान अभी लगातार जुड़े हैं। फिर से हम बता दें अपने नाज़रीन को कि सलमान निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, और कोमल वशिष्ठ हैं। बहुत नाम कोमल है लेकिन बहुत अच्छा बोल सकती हैं, बहुत ऊंचा भी बोल सकती हैं। और कलीमुल हफीज़ साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कोमल जी, बस एक गुजारिश है, इस न्यूज़ 18 उर्दू के स्टूडियो को थोड़ा सा कोमल रहने दीजिए। आपकी बारी आए खूब बोलिए, लेकिन दूसरे की बारी आए तो उन्हें भी बोलने दीजिए, ठीक है? मेरे ख्याल से मैं कोई बहुत अजब सी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सलमान निज़ामी साहब, आपके पास फिर से आ रहा हूँ मैं, कि कांग्रेस, मेरा सवाल बिल्कुल वही है, कांग्रेस ने क्या एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि अगर हम ज़्यादा इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसा अभी अबू हुरैरा हमें डेटा बता रहे थे, ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो हो सकता है कि जो वोट एंटी बीजेपी है वो वोट बंट जाए, उसमें शिगाफ पड़ जाए और सीधे तौर पे बीजेपी को उसका फ़ायदा पहुँचे।
तो एक स्ट्रैटेजी के तहत कि हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, आम आदमी पार्टी को थोड़ा मौका देना है, इलेक्शन के बाद ज़रूरत पड़ी तो एक साथ अलायंस कर लेना है, क्या ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है सलमान निजामी साहब? देखिए, वो हाईकमांड का फैसला होता है कि प्री पोल हो पोस्ट पोल हो, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस जो है वो पार्टी है जो देश को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इकट्ठा लेके चलती है। चाहे आपने देखा महाराष्ट्र में जैसे सरकार बनी, उसके बाद झारखंड का रिजल्ट आया और आज दिल्ली है। पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने समर्थन दिया था आम आदमी को, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश को किस तरीके से बचाया जाए। जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, जो ताकतें देश के उन नागरिकों से वो हक छीनना चाहती है, जो लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है, आज उनको 70 साल के बाद पूछा जा रहा है कि आप देश वासी हैं या नहीं है। दुख बस इस बात का है, चाहे वो आसाम हो चाहे दिल्ली हो। तो कांग्रेस का जो मेन मकसद ये है कि किस तरीके से सेकुलर फ्रंट्स को मदद की जाए, चाहे प्री पोल अलायंस किया जाए या पोस्ट पोल अलायंस किया, लेकिन जहां जहां कांग्रेस जीत रही है, जीत जहां स्ट्रांग है कांग्रेस, वहां पूरी कड़ी मेहनत से काम कर रही है। और भाजपा जो है, मैंने पहले भी आपको कहा कि भाजपा वाज नोवेयर इन द पिक्चर, और इसी वजह से भाजपा ने शाहीन बाग को टारगेट किया, जामिया को टारगेट किया। और मैंने इनसे बार बार सवाल किया कि शाहीन बाग जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। शाहीन बाग ने कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं किया जिसने देश को तोड़ने की बात की। आप सरकार में, आप एक्शन लीजिए, आप उनको सजा दीजिए, लेकिन आप बेकसूर लोगों को जब कहते हैं बस मैं अब कलीमुल हफीज साहब के पास आता हूं। दिल्ली जो है, दिल्ली कलीमुल हफीज साहब, मेरा सवाल ये था आपके, ये हमने महसूस किया कि कांग्रेस ने उतना रिगरसली जिस तरह से आम आदमी पार्टी या बीजेपी ने प्रचार के लिए मेहनत की है, प्रचार के लिए मेहनत कांग्रेस की तरफ से कम नजर आई है, ये आप मानेंगे इस बात को? तो अगर प्रचार के लिए मेहनत कम नजर आई है तो क्या ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है? वही सवाल जो मैंने अभी सलमान निजामी से किया था, आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, आपका जो सवाल है वो मेरे ख्याल से सच्चाई की हद तक है वो, क्योंकि ये जो इनकी टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उसकी ये स्ट्रेटेजी थी कि उनकी जो लड़ाई है वो नजरियाती लड़ाई है। एक्चुअली भाजपा और कांग्रेस के दो नजरिए हैं। उन नजरियाती लड़ाई में जाहिर बात है कि भाजपा जो है वो हर तरह से हर हथकंडा अपना रही है, और कहीं ना कहीं उसको टारगेट वो कांग्रेस को करती है। मिसाल के तौर पे शाहीन बाग एक बिल्कुल केंद्र वाला मुद्दा है, जो एनआरसी और सीए को लेके बैठे हुए हैं लोग, और एक आम आवाम वहां बैठी हुई है। लेकिन किसी तरह से पूरी कोशिश की बीजेपी ने कि उसको दिल्ली के इलेक्शन में मुद्दा बनाया जाए, और आम आदमी पार्टी भी उससे बचने की कोशिश करती रही, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये दिल्ली का मुद्दा ही नहीं है। ये उसने आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रही कि हम अपने कामों पे और वर्क ओरिएंटेशन पे ही रहे, हम और इधर उधर ना शिफ्ट करें। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही स्मार्टली मूव किया जब उसने देखा कि उसका बहुत ज्यादा कोई जमीन पे काम नहीं है, कोई कार्यकर्ता में कोई अग्रेशन नहीं है, कोई ना उसके लिए फेवर है, तो वहीं सिमट गई जहां जहां उसका असर था, और उसने एक तरह से आम आदमी पार्टी को वॉकओवर दिया। और इसका फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो बुनियादी जो नजरिया है और कांग्रेस का जो बुनियादी नजरिया है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपकी बात वो सही है, और ये कांग्रेस में भी हमारी जो और बड़े लोगों से बात हुई, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि कोई एक सॉफ्ट एक वे दे दिया जाए, ताकि दिल्ली में फिरका परस्त ताकतें ना आ पाए। और चूंकि जो जिस तरह से पूरा माहौल पूरे हिंदुस्तान में गर्म है, पूरे हिंदुस्तान में एक फिरका वारियत फैली हुई है, उसको दिल्ली के इलेक्शन से जवाब दिया जाता है, दिया जा सकता है। और इसी तरह से उन्होंने यही स्ट्रेटेजी झारखंड में भी अपनाई थी, और झारखंड में भी उनको कामयाबी मिली थी। तो मैं समझता हूं कि उनको दिल्ली में भी ये कामयाबी मिलती नजर आ रही है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, मैंने वही सवाल एक बार अभी से पहले पूछा था अपने मेहमानों से, हमारे साथ कुछ और दूसरे सियासी तजर्बेकार मौजूद थे, कि क्या आप कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी पे अमल कर रही है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त? तो अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है तो क्यों ना आम आदमी पार्टी को दुश्मन का दुश्मन मानते हुए अपना दोस्त मान लिया जाए, और या तो उसकी मदद की जाए या फिर उसके राह में मुश्किलात जो हैं वो कम की जाएं। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इस पर सवाल ये भी होता है कि
आवाम तक ये मैसेज कितना पहुंच पा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल आखिर मौके पर जब बिल्कुल मुझे लगता है कि कैंपेन का 2-4 दिन रह गया था, तब जाके आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया कहते हैं कि आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के साथ है। ये स्टेटमेंट जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा कहकर क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी थी कि जो बीजेपी अब जाहिर है कि इस पे वो फाइट करेगी तो वो सीधे एपी को, आम आदमी पार्टी को टारगेट कर ले और आम आदमी पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब हो जाए कि शाहीन बाग या इससे जुड़ा जो एक वोटर है वो उसी की तरफ रहे, कहीं और ना जाए। कलीमुल हफीज साहब, नहीं देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है कि सीएए पे आम आदमी पार्टी ने दोनों सदनों में उसके खिलाफ वोटिंग की, तो वो तो उनकी पॉलिसी तो वाज़ेह थी। अलबत्ता वो इस बात से जरूर डरते रहे कि अगर हम इसमें बहुत ज्यादा खुल के आएंगे और बहुत ज्यादा सड़कों पर आ जाएंगे तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी जी। और हमारे पास जो डेवलपमेंट प्लान है, यानी काम का जो हमारा मुद्दा है, वो पीछे रह जाएगा। इसका उनको आइडिया लग गया था, इसलिए उन्होंने वो सपोर्ट तो किया, क्योंकि कभी उन्होंने अपोज नहीं किया। लास्ट में भी जो मनीष सिसोदिया साहब ने भी कहा हम उनके साथ खड़े हैं, तो जाहिर बात है कि वो मना तो कर ही नहीं सकते थे। जब वो दोनों सदनों में सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको मना कैसे करेंगे जी। और अरविंद केजरीवाल ने भी अपने 2-3 इंटरव्यू में ये कहा कि और साफ साफ कहा कि भाई इसकी जरूरत क्या थी जी। ये सीएए लाए क्यों? क्या हमारे हिंदुस्तान में लोग कम हैं? क्या आप अपने जो मौजूदा शहरी हैं उनको पूरी आप रोजगार दे पाए हैं? उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाए? क्या उनका ख्याल रख पाए? क्यों आप बिना वजह पड़ोसी देशों से और लोग लाना चाहते हैं? और क्यों ऐसा कानून लाते हैं जो हिंदुस्तानियों में आपस में बांटे? तो ये अरविंद केजरीवाल ने बड़ा साफ साफ कहा था। लेकिन 1-2 इंटरव्यू में कुछ लोगों ने ये भी उनसे पूछा कि अभी आखिर शाहीन बाग में लोगों को परेशानी हो रही है और आप इसको कैसे समझते हैं? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी। तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि देखिए, दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को चाहिए कि उनसे बात करे जाके जी। और वहां के जो लोग बैठे हुए हैं धरने पे उनसे बात करके वो रास्ता खुलवाए जी। उस बात को भी लेके बहुत कोशिश की गई कि वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए और ये साबित कर दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शाहीन बाग धरने के खिलाफ है। लेकिन आप हैरान होंगे, इस वक्त दिल्ली की जो पोलिंग हो रही है उसमें तकरीबन 90% वो लोग जो शाहीन बाग धरने के साथ हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। ये है समझदारी, ये है वो दिल्ली का स्मार्ट वोटर। और आप देख लेना मेरी बात, जो 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो भाजपा ने एक झूठ चलाया और सरेआम बिल्कुल खुले आसमान के नीचे और पूरे खुले सूरज के नीचे उन्होंने ये झूठ फैलाया और वो झूठ चला नहीं, क्योंकि शाहीन बाग एक अलग मुद्दा था और दिल्ली का इलेक्शन, जाहिर बात है दिल्ली एक आधा अधूरा स्टेट है और उसका भी एक लिमिटेड उसके पास डिपार्टमेंट है और उन डिपार्टमेंट के मुद्दों पे होना चाहिए था इलेक्शन जी। और उन्हीं पे आखिर में वो हुआ। और मैं समझता हूं कि आज की जो पोलिंग है और जो वोटिंग पैटर्न है वो शाहीन बाग धरने के यानी सीएए के जो खिलाफ लोग हैं जी, उनके फेवर में ये वोटिंग पैटर्न नजर आता है जी। और हमारे साथ इस वक्त 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। शकील अंसारी कांग्रेस से जुड़ गए हैं हमारे साथ, आपका इस्तकबाल है। और संजय सिंह बघेल भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सियासी तज्ज़िया निगार। तो अब सवाल इस बात को लेकर है शकील साहब, कांग्रेस को लेकर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है उस पर थोड़ी अभी बात हो रही थी। तो और संजय सिंह भी हमारे साथ हैं, फिर से जुड़े हैं। संजय जी, मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूं कि एक तो बात ये हो रही है कि मैंने जैसा आपसे पहले पिछले सेशन में पूछा था कि 3 ऑप्शन है दिल्ली के लोगों के पास। 3 ऑप्शन है, या तो वो आम आदमी पार्टी को परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड की बुनियाद पर चूज करें या ना करें, दूसरी है कि बीजेपी को चूज करें या ना करें, तीसरी है कांग्रेस। कांग्रेस ने जिस तरह से खुद बहुत फोर फ्रंट में आके लड़ाई नहीं लड़ी है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। हालांकि शकील साहब अभी सीधे तौर पे बात मानेंगे नहीं, पहले ना करेंगे फिर हाँ बोलेंगे। बहरहाल, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी को यह समझ लिया जाए कि वो सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी के काम के या उन पे टारगेट करके वादे के बुनियाद पे आएगी? क्या दिल्ली की आवाम ये नहीं देखेगी कि बीजेपी भी कुछ हद तक रिपोर्ट कार्ड उनका भी तय होगा? चूंकि एक तो वो मरकज में है, दूसरी बात दिल्ली कुल्ली तौर पर रियासत का दर्जा नहीं रखती है, तो बहुत सारी चीजें मरकज के जरिए निगरानी है। जैसे मान लिया जाए वहां की लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और बहुत सारी चीजें हैं। अगर जामिया के अंदर हॉस्टल में घुसकर, वॉशरूम में घुसकर, लाइब्रेरी के अंदर तक जाके पिटाई होती है बच्चियों की या बच्चों की,
तो जाहिर है कि इसके लिए जिम्मेदार कोई आम आदमी पार्टी को तो नहीं मानेगा ना। इसके लिए अगर जिम्मेदार माना जा सकता है तो वो चूंकि जिसके हवाले, जिसके निगरानी में पुलिस है, उसको माना जा सकता है। मेरा ये सवाल संजय सिंह आपसे है कि क्या यहाँ भी कुछ हद तक बीजेपी भी रिपोर्ट कार्ड जैसे मतलब हवाले से जांची जाएगी जैसे आम आदमी पार्टी? देखिए, यहाँ मुझे सीधा सीधा लगता है कि जो बीजेपी का स्टेप रहा है जामिया के अंदर घुसना और उस तरह की चीजें, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी आज के डेट पे है, उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया है। उन्होंने क्या है, पूरे देश को एक तरह से भावना के आधार पर भड़काने की कोशिश किया है। एक तरह से राष्ट्रवाद का एक तरह से जो उन्होंने एकदम से चढ़ाते रहे हैं, आवाज बुलंद करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के काम को दबाने का है। क्योंकि वो काम यदि दिखता, चाहे वो राष्ट्र के भीतर हो चाहे राज्य के भीतर हो, तो वो आधार वो नहीं बना पाई है। तो वो जान रहे हैं कि इसके आधार पर हम कुछ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने शाहीन बाग खड़ा किया, सीए का उस तरह से जिस तरह से उन्होंने प्रचार और प्रसार किया, और लास्ट के मूवमेंट में जो एग्रेसिव कैंपेन किया, वो मुझे लगता है कि उसका यही था कि हम कहीं ना कहीं ये भावना को भुनाने की कोशिश करेंगे। उसके बनिस्पत जहां यहां आम आदमी पार्टी की बात किया, तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी होने के बावजूद जिस तरह से मैं देख रहा हूं, कुछ सेक्टर में भले किया, वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो सैंपल कुछ स्कूलों का किया, सब कुछ किया, लेकिन इतने स्कूलों का भी एक तरह से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी थी। कांग्रेस को आप देखिए, कांग्रेस ने बड़ा विजन के साथ हमेशा पूरे 70 साल में, भले कांग्रेस को कोई गाली देता रहे, लेकिन एक 70 साल में जिस तरह से उसने इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, जिस तरह से एक तरह से पूरा टेक्नोलॉजी खड़ी की, कंप्यूटर से लेकर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कांग्रेस की देन है। जितने बड़े एम्स और IITs खड़े हुए, किसकी देन है? हम ये भूल जाते हैं। कांग्रेस यहाँ, यदि आप जो हम आपका डिस्कशन सुन रहे थे, जो साइलेंट है, तो हो सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस अभी चुप जरूर है, लेकिन एक तरह से सोया हुआ हाथी है ये बहुत बड़ा जो है, हो सकता है विचार के स्तर पर, एक आइडियोलॉजी के स्तर पर, कि अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पे वो साइलेंट रखना चाहते हैं कुछ बड़ा गेम खेलने के लिए। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है, बार बार मैं कह रहा हूं कि इस तीनों के बीच में आम आदमी पार्टी भारी दिख रही है, क्योंकि दोनों के यदि हम देखें मापदंड पे तय करें, तो वो काम ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। क्योंकि अब पब्लिक जो है, चाहे वो झुग्गी में रहे, चाहे बड़े घर में रहे, चाहे मध्य वर्ग, सब समझ रहा है कि कौन आदमी देश के लिए कर रहा है, कौन समाज के लिए कर रहा है, कौन हमारे परिवार की बेहतरी के लिए कर रहा है। रोजगार है नहीं, काम कहीं मिल नहीं रहा है, और बाहर से देखे बार बार ये देशभक्त और राष्ट्रभक्त और ये सब बहुत सारी चीजें चलने वाली नहीं है जिस तरह से। तो मुझे लगता है ये सब चीजें काम महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति चलने वाली तो है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का सिर्फ नारा या सिर्फ उसके नारे को चलाना ये नहीं चलने वाला है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। ये नारे को चलाना, देखिए, ये विधानसभा का चुनाव, ये देश का चुनाव नहीं है जी हाँ। कि जहां गांव का वोटर जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही है, सूचना नहीं पहुंच रही है, वो एक तरह से एक मोब में, एक तरह से भावना में बह जाएगा। ये दिल्ली का चुनाव है, खासकर आप समझिए, दिल्ली का चुनाव जो देश की राजधानी है, जहां सबसे समझदार और जागरूक मतदाता है, उसको उस से नहीं भुनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत आपने विस्तार से जवाब दिया, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा आपसे। आप अभी आप सांस मत लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि कांग्रेस कोई बड़ा गेम कर सकती है, जरा बताइए वो बड़ा गेम क्या हो सकता है? कांग्रेस, देखिए, अभी दिल्ली के इलेक्शन में कोई फायदा नहीं लेना चाहती, हम ये कहना चाहेंगे। कांग्रेस यदि चुप है तो उसकी हो सकता है स्ट्रेटजी, क्यों? कांग्रेस के पास वो पुराना तजुर्बा है, मैं बार बार बोल रहा हूं जी। कांग्रेस के पास अभी वो तजुर्बा खत्म नहीं हुआ है। उसके चेहरे, उसका शीर्ष नेतृत्व हो सकता है कि कहीं ना कहीं उतना मेच्योर ना हो, जो बार बार आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के पीछे उस तरह से सलाहकार वाले लोग हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास पूरा एक तरह से विस्तार है, उनकी जड़ें मजबूत है। तो हो सकता है उनके स्ट्रेटेजियन, रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि भैया अपना शांत रहो, हमें इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, यदि हम ज्यादा यहाँ माइलेज लेंगे तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, जैसा कि आप बता रहे थे। तो ये हो सकता है कि स्ट्रेटजी है, लेकिन यहां क्या लगता है कि इनकी जो मेन प्रतिद्वंदिता कांग्रेस और बीजेपी की राष्ट्र के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो ऐसे ही बीच में रीजनल पार्टी को खड़ा किया जी। यहां पे जो है दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी जीतती है तो कांग्रेस को इसमें नुकसान नहीं होगा। किसको नुकसान होगा? जो 21-22 साल से बीजेपी बाहर है, नुकसान उसका होगा, उसका नुकसान होगा। तो शायद इसीलिए कांग्रेस ने थोड़ा अपनी रफ्तार सुस्त कर दी है। लेकिन शकील साहब मजीद पे रोशनी डालेंगे कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी दरअसल है क्या? कांग्रेस वॉकओवर दे रही है आम आदमी पार्टी को, या फिर ये कि कांग्रेस का कुछ और प्लान है? फिलहाल एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेना चाहेंगे। आप सब बने रहे हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।